सीतापुर गांव में गोपाल सबसे गरीब आदमी था। वह अपनी पत्नी रजनी के साथ रहता था। आप आज फिर से इतनी जल्दी काम पर जा रहे हो? हाँ रजनी, अभी मजदूरी अच्छी चल रही है तो सोच रहा हूँ कुछ ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। फिर अगर बरसात शुरू हो गई तो कोई काम नहीं मिलेगा। गोपाल मजदूरी पर चला जाता है। रजनी भी अपने दिन भर के काम में जुट जाती है। थोड़ी देर बाद रजनी पानी लाने कुएं के पास जाती है। गांव में सिर्फ एक ही कुआं था जिसके आसपास बहुत सारी औरतें पानी भर रही थीं। रजनी भी वहीं पानी भरने के लिए अपनी बाल्टी रख देती है। अरे रजनी, तुझे पता नहीं हम बड़े घर की औरतें हैं और हम तुझसे पहले यहाँ आए हैं और तूने अपनी बाल्टी बीच में रख दी। पहले हम अपनी बाल्टी भरेंगे, उसके बाद तुम, समझी? रजनी उन्हें कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि वह बड़े घर की औरतें थीं और चुपचाप अपनी बाल्टी हटा लेती है। थोड़ी देर बाद सब औरतें पानी भरकर चली जाती है। रजनी भी अपनी बाल्टी में पानी भरकर घर चली जाती है। रात को गोपाल भी मजदूरी करके घर लौट आता है। भाग्यवान, क्या हुआ? तुम आज इतनी उदास क्यों हो? रजनी सारी आप बीती गोपाल को बताती है। अरे रजनी, तुझे पता नहीं हम बड़े घर की औरतें हैं और हम तुझसे पहले यहाँ आए हैं और तूने अपनी बाल्टी बीच में रख दी। पहले हम अपनी बाल्टी भरेंगे, उसके बाद तुम, समझी? हम गरीब हैं, मजदूरी करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं। ये बड़े घर के लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। अरे भाग्यवान, तुम क्यों उनके मुंह लगती हो? तुम्हें तो बिमला भाभी की आदत पता ही है। तुम थोड़ी देर बाद पानी भर लिया करो। इतनी छोटी छोटी बातों के लिए क्यों परेशान होती हो? अगले दिन गांव के कुछ लोग नुक्कड़ पर बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, खेत में अब फसल की पैदावार बहुत कम हो गई है। तुम्हारी नजर में कोई ढंग का मजदूर हो तो मुझे बताना। भाई, मजदूरी ढूंढ रहे हो तो अपना गोपाल भाई है ना, वे बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। हाँ, बात तो तुमने पते की है बेटा। गोपाल हमारे गांव का सबसे ज्यादा मेहनती और ईमानदार मजदूर है। हाँ ताऊ, लेकिन एक बात बताओ, गोपाल भाई इतना मेहनती होने के बावजूद भी वह इतने गरीब कैसे हैं? सब नियति का खेल है बेटा। किसी समय उनका परिवार इस गांव के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। पता नहीं इनको किसकी बुरी नजर लग गई, ऊपर वाला ही जाने। कुछ दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। आज तो कितनी तेज बारिश हो रही है, जैसे आज के बाद कभी बारिश ही नहीं होगी। इतना आंधी तूफान भी चल रहा है। मुझे तो डर है कि कहीं हमारे घर की छत ना उड़ जाए। गोपाल और रजनी दोनों खाना खाने के लिए बैठते ही हैं कि उनकी थाली में ऊपर से पानी टपकने लगता है। दोनों ऊपर देखते हैं। गोपाल, अब हम क्या करेंगे? अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो घर का सारा सामान गीला हो जाएगा। कुछ तो करना होगा हमें रजनी। एक काम क्यों नहीं करते? आप जाकर अपने दोस्त रवि से मदद मांग सकते हो। वैसे भी उनका घर तो बहुत बड़ा है। अगर वो कुछ दिनों के लिए अपना एक कमरा हमें दे देते हैं तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन रजनी, बिमला भाभी हम दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। हाँ, वो तो है, लेकिन रवि भाई मन के बहुत साफ है। एक बार पूछने में हर्ज ही क्या है। रजनी के कहने पर गोपाल रवि के यहाँ जाता है। वहीं दूसरी तरफ आहा, कितना अच्छा मौसम है। आज तो बारिश होने की वजह से गर्मी से राहत मिली है। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ हाँ भाग्यवान, ये बात तो है। आज तो गर्मा गर्म समोसे के साथ चाय पीने का बड़ा दिल कर रहा है। हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी आपके लिए समोसे और चाय बनाती हूँ। इतना बोलकर बिमला अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद ये लीजिए गर्मा गर्म समोसे। रवि और बिमला
बैठकर समोसे खा रहे होते हैं। अरे ये आपका दोस्त इतनी बारिश में कहाँ जा रहा है? पता नहीं बिमला, मुझे तो बहुत दया आती है इस बेचारे पर। एक समय था जब इनका परिवार गांव में सबसे ज्यादा अमीर हुआ करता था, लेकिन अब नियति का खेल देखो, ये इनको कहां से कहां ले आई। अरे अरे, ये गोपाल तो हमारे ही घर आ रहा है। हो सकता है गोपाल को कुछ जरूरी काम हो। अरे ऐसा क्या जरूरी काम है जो इतनी बारिश में आन पड़ा? वैसे भी मैं इन भिखारियों को अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। ऐसा मत कहो, मैं जाकर देखता हूं। गोपाल दरवाजा खटखटाता है। अरे गोपाल, क्या हुआ? कोई मुसीबत आन पड़ी है क्या जो इतनी बारिश में घर आए? रवि, यह बरसात एक मुसीबत ही तो है, हम जैसे गरीबों के लिए। वैसे मैं तुमसे यह पूछने आया था कि क्या तुम हमें कुछ समय के लिए अपने घर में रहने दोगे? मैं जल्द ही अपने घर की छत डलवा दूंगा, उसमें से पानी टपक रहा है। अगर सामान हमारे घर में रहा तो सारा गीला हो जाएगा। तभी पीछे से बिमला आ जाती है। अरे वाह जी वाह, हमारे घर को धर्मशाला देख रखा है क्या? जो कोई भी आएगा और हम उनको यहाँ रख लेंगे। अरे बिमला, कैसी बातें कर रही हो? आप चुप रहो जी, मुझे पता है किसको कैसी बात करनी चाहिए। गोपाल को बिमला भाभी की बातों का बहुत बुरा लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा और उदास होकर वहां से चला आता है। क्या हुआ जी? क्या कहा रवि भाई ने? रवि तो मेरी मदद करना चाहता था, लेकिन बिमला भाभी की आदत तो तुम जानती ही हो। कोई बात नहीं, आप अपना दिल हल्का मत करो। मेरे पास सारे सामान को बारिश से बचाने की एक तरकीब है। कैसी तरकीब रजनी? हम ज़रूरी सामान को एक जगह पर रख देते हैं और फिर उसे प्लास्टिक से कवर कर देंगे, जिससे वो बरसात के पानी से बच जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, इससे हमारा सामान तो बारिश से बच जाएगा। फिर गोपाल और रजनी दोनों ऐसा ही करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रजनी, बहुत दिन हो गए, अब मुझे काम ढूंढने जाना ही पड़ेगा, नहीं तो घर का बाकी काम भी रुक जाएगा। लेकिन गोपाल, मौसम आज भी पूरी तरह से साफ नहीं है। हाँ रजनी, हम मजदूरों के लिए ठंड, गर्मी, बरसात सब एक बराबर ही होती है। गोपाल काम ढूंढने निकल पड़ता है। अरे भाई साहब, आपके यहाँ कोई काम मिलेगा? अरे नहीं नहीं भाई, इस बरसात के मौसम में मैं तुम्हें क्या काम दूंगा? अभी कोई काम नहीं है, जब काम होगा तब मैं बता दूंगा। ठीक है भाई साहब, अगर कुछ काम हो तो जरूर बताना। गोपाल गांव में हर जगह काम ढूंढने के लिए भटक रहा था। तभी उसकी नजर गांव के चौक पर पड़ती है। अरे भाई, ये चौक मैदान में आज इतनी हलचल क्यों है? अरे क्या तुम्हें नहीं पता? 20 दिन बाद शहर के कुछ लोग यहाँ शिवरात्रि मेला लगाने वाले हैं और इस बार बहुत बड़ा मेला होने वाला है। दूर दूर के गांव और शहर के लोग आएंगे। भाई साहब, क्या मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? अरे भाई, काम क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। वैसे भी हमें मेले की तैयारी करने के लिए बहुत से मजदूरों की जरूरत है, तो तुम भी हमारी थोड़ी मदद करवा दो। गोपाल खुश होकर उनकी मदद करवाने लगता है। रात को गोपाल घर लौटता है। रजनी दरवाजे के पास खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही होती है। क्या हुआ जी? आज काफी खुश लग रहे हो आप। हाँ रजनी, तुम्हें पता है हमारे गांव में 20 दिन के बाद एक बहुत बड़ा शिवरात्रि मेला लगने वाला है। वहां बहुत दूर दूर के गांव और शहर के लोग आएंगे। मेले का आयोजन करने वाले को मजदूरों की जरूरत थी और मुझे काम की, तो बस मुझे वहां काम मिल गया। यह तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी आज पास ही के कुछ घरों में काम ढूंढने के लिए बात की थी, तो उनमें से कुछ घरों में काम वाली की जरूरत थी। मैं भी वहां कल से काम शुरू कर दूंगी। थोड़ी देर बाद दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाते वक्त
गोपाल कुछ सोच में पड़ जाता है। क्या हुआ जी? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस अपने बचपन के दिन याद कर रहा था। कैसे मैं पिताजी के साथ हमारी अचार मिल में जाकर मस्ती किया करता था। पिताजी ने हमें किसी भी चीज की जरूरत महसूस नहीं होने दी थी, लेकिन आज मेरी वजह से तुम्हें भी दूसरों के यहाँ जाकर काम करना पड़ रहा है। जरूर ये सब मेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। आप मन छोटा मत कीजिए। वैसे भी इन सब में आपका क्या दोष? वैसे मैं सोच रही थी क्यों ना गांव के मेले में हम भी किसी चीज का ठेला लगाए। बहुत से लोग आएंगे तो मुनाफा भी बहुत होगा। अरे लेकिन मैंने तो जब से होश संभाला है तब से मजदूरी करने के अलावा और कुछ नहीं किया। अरे ऐसे क्यों कहते हो? याद करो जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब हमने भी तो उस आचार मिल में काम किया था। मुझे आज भी याद है, पिताजी ने हम दोनों को भी वो अपना प्रसिद्ध आचार बनाना सिखाया था। पर रजनी, हमारे पास पैसे भी तो नहीं है। हम अचार बनाने के लिए सामान कैसे लाएंगे? अरे लेकिन अभी मेले में भी तो समय है। हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ काम करेंगे तो मेले तक कम से कम इतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि कुछ डब्बे अचार के बना सके। अगले दिन गोपाल फिर से मेले में काम करने के लिए चला जाता है। रजनी भी पास के घर में जाकर काम करती है। कुछ दिनों के बाद, देखिए जी, मैंने 7 दिनों में 1000 रुपए कमा लिए हैं। हाँ, और ये लो, मैंने इतने दिन से जो भी पैसे जमा किए थे, ये कुछ पैसे हैं। इन पैसों से कम हम थोड़ा सा काम तो शुरू ही कर सकते हैं। अभी हम बाजार चलते हैं और जो भी जरूरत का सामान है वह ले आते हैं और फिर कल से हम अचार बनाना शुरू करेंगे। गोपाल और रजनी दोनों बाजार जाकर जरूरत का सामान ले आते हैं। अगले दिन रजनी पूजा पाठ करके दोनों अपने पिता का आशीर्वाद लेकर अचार बनाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद, देखिए जरा, अचार सही तो बना है ना? हाँ रजनी, ये तो बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा पिताजी बनाया करते थे। गोपाल और रजनी पूरे दिन भर में बहुत से अचार के डिब्बे बनाते हैं। अचार बनाने के बाद गोपाल रजनी से कहता है, अरे रजनी, तुमने कितने समय पहले यह सब काम सीखा था और आज अचार को बिल्कुल वैसे ही तैयार कर दिया जैसे पिताजी ने सिखाया था। अब बातें बनाना छोड़िए, इन सारे अचार के डिब्बों की अच्छे से पैकेजिंग कर लेते हैं। परसों मेले में भी तो ले जाना है इनको। हाँ हाँ श्रीमती जी, आपका हुक्म सिर आंखों पर। गोपाल और रजनी दोनों अचार के डब्बों की अच्छे से पैकेजिंग करके एक बक्से में भरकर रख देते हैं। मेले वाले दिन दोनों अचार के बक्से को लेकर चौक मैदान की तरफ निकल जाते हैं। दोनों बिमला भाभी के घर के पास पहुंचते हैं। ये दोनों इतना बड़ा बक्सा उठाकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं फिर से अपने घर का सामान लेकर तो मेरे यहाँ नहीं आ रहे। थोड़ी देर तक बिमला उन पर नजर टिकाए रखती है। देखते ही देखते वह दोनों आगे निकल जाते हैं। अरे ये दोनों भिखारी जा कहाँ रहे हैं आखिर? इनका पीछा करना पड़ेगा। छोड़ो, रहने देती हूँ। मुझे क्या ये कहीं भी जाएं। गोपाल और रजनी दोनों चौक मैदान में अपनी दुकान लगा लेते हैं। अरे देखिए जी, यह अचार कितना सुंदर है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, ये तो बहुत सुंदर है। भाई जी, क्या हम थोड़ा सा अचार चख सकते हैं? हाँ बिल्कुल साहब, ये हमारे घर का बना हुआ अचार है। भाई जी, मजा आ गया। आपका अचार तो बहुत अच्छा है। किस तरह दे रहे हो? भाई जी, ये मात्र 200 रुपए किलो है। क्या सिर्फ 200 रुपए किलो? इतना स्वादिष्ट अचार, फिर तो आप मुझे 2-3 किलो दे ही दीजिए। रजनी और गोपाल खुश होकर उस औरत को अचार देते हैं। दूसरे दिन जब रजनी और गोपाल अचार लेके जा रहे होते हैं तब ये दोनों आज भी बड़ा बक्सा लेके जा रहे हैं। आज तो इनका पीछा करना ही पड़ेगा। मैं भी देखूं ये कहाँ जाते हैं। बिमला भाभी चुपके से उन दोनों के पीछे पीछे निकल पड़ती है।
अच्छा, तो ये फिर से अपने परिवार के व्यवसाय में आ रहे हैं। इन दोनों का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा जी, फिर से आचार व्यापारी बनना है। रुको, तुम दोनों को रास्ते पर लाती हूँ। शाम को रजनी और गोपाल दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। इन दोनों का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बहुत हवा में उड़ रहे हैं। तुम इन दोनों का इतना बुरा क्यों चाहती हो? दोनों ईमानदारी से कमा रहे हैं। तुम्हें तो इनका हौसला बढ़ाना चाहिए बिमला। नहीं जी, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। थोड़ी देर बाद रजनी और गोपाल को रास्ते में एक व्यक्ति गिरा हुआ मिलता है। उसे बहुत तेज बुखार था। दोनों उसको अपने घर ले जाते हैं और रात भर उस आदमी का ख्याल रखते हैं। अगली सुबह जब उस व्यक्ति को होश आता है तब भाई साहब, अब ठीक हो ना आप? हाँ बहन जी, मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर रात को आप लोग मुझे नहीं उठाते तो कुछ भी हो सकता था। फिर उसकी नजर दीवार पर टंगी फोटो पर जाती है। ये तस्वीर यहाँ कैसे? ये आपके क्या लगते हैं? यह तस्वीर मेरे स्वर्गीय पिताजी संतराम जी की है। वैसे आप इन्हें कैसे पहचानते हो? आपकी इस हालत के जिम्मेदार मेरे मनहूस पिताजी हैं। मैं किस मुंह से माफी मांगू, लेकिन मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है, मेरे परिवार को क्षमा कर दीजिए। गोपाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। साफ साफ बताओ, पहेलियां मत बुझाओ भाई साहब। मेरे पिताजी आपके पिताजी की अचार मिल में ही काम करते थे, लेकिन जलन के कारण उन्होंने और उनके एक साथी ने फैक्ट्री में आग लगवा दी। मिल पर पहले से ही कर्जा था, जिसकी वजह से आपके पिताजी की सारी जमीन और घर सब कुछ बिक गया और आपके पिताजी को अपने गांव वापस आना पड़ा। लेकिन अब आपके पिताजी कहाँ हैं? वो एक दिन घर पर थे और घर में किसी कारण से आग लगी और मेरे पिताजी का पूरा शरीर जल गया। आखिरी समय पर उन्होंने हमें सारी बातें बताई। शायद उन्होंने जो आपके पिताजी के साथ किया था, भगवान ने उसी की सजा उन्हें दी थी। लेकिन मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। और हां, आप मेरे साथ चलिए। मेरे पिताजी की वजह से आपकी यह हालत हुई है। मैं आपको इस हालत में नहीं रहने दूंगा। अरे भाई साहब, गांव छोड़ना होता तो कब का छोड़ देते, मगर पिताजी को अपने इस गांव से बहुत प्रेम था और मुझे भी यहां से कहीं नहीं जाना। आप मेरे साथ शहर चलिए और वहां चलकर अपना काम शुरू कीजिए। मैं मेरे पिताजी की तरफ से प्रायश्चित करना चाहता हूं। देखो, अगर आप सच में प्रायश्चित करना ही चाहते हो तो हमें धन दौलत का मोह नहीं है। हमें मेहनत से कमाया हुआ 2 वक्त का खाना मिल जाए, हम उसी में खुश हैं। आप हमें गांव में ही एक छोटी सी आचार की दुकान खोल के दे सकते हो। हम उससे मेहनत करके अपने पिताजी का कारोबार दोबारा खड़ा करना चाहते हैं। बहुत अच्छी सोच है भाई साहब आपकी। मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। उसके बाद उस आदमी ने ठीक वैसा ही किया जैसा गोपाल ने उसे कहा था। अब गांव में गोपाल और रजनी पूरे जोश से काम करने लगे थे और गांव की कुछ औरतों को भी रजनी की दुकान में काम मिल गया था। उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही समय में उनका कारोबार ऊंचाइयां छूने लगा।